हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज इसके ऊपर आगे के चैप्टर्स और आगे के स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत कुछ काम आने वाला है। आगे जाके आप साइंस लेंगे, उसमें बायो लेंगे, आपको तभी भी ये चैप्टर काम आएगा। और ये चैप्टर में एटलीस्ट हमको लिविंग बीइंग्स क्या है, उनका अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनको कैसे स्टडी करते हैं, वो भी समझ में आता है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको लाइफ में आगे काम भी आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कैन यू रिकॉल, मतलब ये चेक करें कि आपको 7th में जो पढ़ाया था वो याद है कि नहीं। मुझे पक्का पता है कि थोड़ा बहुत याद है, पूरा तो इम्पॉसिबल है यार। पूरा साल आपने साइंस पढ़ लिया, इतनी मस्ती कर ली वेकेशन में, कैसे याद होगा। तो अपन अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो 7th की टेक्स्ट बुक अगर आप खोलेंगे तो उसमें ये आंसर क्लियरली दिया हुआ है। हायरार्की मतलब ये वाली हायरार्की जो ग्रुप में स्टडी करने के लिए बनाई हुई थी। क्या थी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और यहाँ पे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ चेक करें कि आपको याद है कि नहीं। याद होना मतलब एग्जैक्टली नाम नहीं पता होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि यार हायरार्की करके कुछ तो पढ़ा था 7th में। ठीक है, तो ये वो है। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने के रूल्स। बाइनोमियल सिस्टम किसने इन्वेंट किया था भाई? देखो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनेयस। ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से देख लो, पूछने नहीं वाले, लेकिन बाद में शो ऑफ कर सकते हो, फ्रेंड को पूछ सकते हो लिनेयस का स्पेलिंग बोल। ठीक है, वो क्या बोलेगा? LUHNAYS, लेज में बीच में UH घुसा देगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो कार्ल लिनेयस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम्स। यहाँ पे भी था बाइनोमियल सिस्टम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। Which levels of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature? कौन से लेवल्स ऑफ हायरार्की कंसिडर करते हैं? ये भी हमने 7th में पढ़ा हुआ है। देख लो यहाँ पे दो हैं, दिख रहा है यहाँ पे जीनस एंड स्पीशीज। हायरार्की में हमारे पास कितने लेवल्स थे? 7 लेवल्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 धोनी लेवल्स हैं। और यहाँ पे बोला है कि उसमें से दो पार्ट्स यूज करते हैं, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, ये हमारा थर्ड आंसर भी हो गया। इसमें क्या है? लेवल्स ऑफ हायरार्की कौन से हैं? जीनस एंड स्पीशीज, नाम लिखने में जो यूज होते हैं। ठीक है, अपने में कैसे फर्स्ट नेम और सरनेम होता है, वैसे इसमें जीनस और स्पीशीज होता है। बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों है? बिकॉज अगर आप कोई चीज को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं या उसको ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो उसको क्लासिफाई करेंगे तो अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे आपके क्लास में हो सकता है बहुत टाइप के लोग हो, लेकिन टीचर्स अगर उसको स्टडी करना चाहें तो कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकती है कि ये मस्ती करने वाला बच्चा है, ये ठीक ठाक पढ़ाई करने वाली बच्ची है, ये होमवर्क करते हैं, ये होमवर्क नहीं करते हैं, ये स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ये ड्राइंग में अच्छे हैं। क्लासिफाई करके एक पर्टिकुलर ग्रुप बन सकता है जिसमें वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपका टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। टाइम टेबल नहीं प्रिपेयर करेंगे क्योंकि आप सुनने नहीं वाले, बट कोई भी चीज को क्लासिफाई करो तो उसको स्टडी करना काफी ईजी हो जाता है। अब पीछे बैकग्राउंड में खिड़की में ये बर्ड आवाज कर रहा है, उसको मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे, अरे सर पीछे आवाज आ रही है यार, अब इसको चुप तो नहीं कर सकता ना। तुमको कर सकता हूं चुप, चलो चुप बैठो और पढ़ाई करो। Biodiversity and need of classification. Last year we learned that all the living organisms on earth have adapted according to geographic regions, food ingestion, defense, etc. आपको पता ही है हर एनिमल अडेप्ट करता है उसकी सराउंडिंग्स के हिसाब से। जिस चीज में उसका सर्वाइवल का चांस सबसे ज्यादा हो वही वो अडेप्ट करके यूज कर लेता है। ठीक है, while adapting many differences are observed in the organisms of same species too. काफी डिफरेंसेस सेम स्पीशीज में भी देखे थे हमने। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज, ये 87 नहीं है भाई, 87 तो हो ही नहीं सकता, ये 8.7 मिलियन है। 8.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। बहुत लोगों ने ये पढ़ाया होगा ना, तो ये 87 मिलियन बोल दिया होगा, ये चेंज करके 8.7 मिलियन कर लो और यहीं पे आपको समझ आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इतने डिटेल में हर एक पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करके मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसलिए टाइम लगता है लेक्चर्स बनने में, लेक्चर्स आने में, क्योंकि
मैं हर चीज स्टडी करके बताता हूं कि आपके लिए इजी कैसे होगा ये। ठीक है, चलो कर लो सब्सक्राइब, नीचे बटन दिया हुआ है, बाजू में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल पे मैंने 8th का मैथ्स ऑलरेडी पूरा अपलोड कर दिया है। एवरी क्वेश्चन इन द मैथ्स टेक्स्ट बुक इज सॉल्व्ड इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो टोटल 8.7 मिलियन स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो अर्थ में लैंड और सी दोनों जगह मिलती है। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर, 8.7 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। इतनी सारी स्पीशीज को अगर स्टडी करना है तो इट वाज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप्स थोड़े कम हो जाएंगे ना, तो कम चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिमिलैरिटीज के हिसाब से एंड डिफरेंसेस के हिसाब से उनको स्प्लिट कर दिया, उनकी टीम बना दी, ऐसे सोच लो। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जो 60 इयर्स के लिए जिए यार, खाली 60 इयर्स की लाइफ में उन्होंने क्या किया था देखो, ही वाज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। इन 1969 he divided living organisms into 5 groups। ये क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी नए नए क्लासिफिकेशन आ गए, लेकिन फिर भी विटेकर का क्लासिफिकेशन आज भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया था, क्या कंडीशंस थी? पहला तो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल जो होता है अपने बॉडी में, आपको पता है ना, हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, तो वो सेल का जो स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बेसिस पे, अभी आप में और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दोनों में सेल्स हैं, लेकिन दोनों के सेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफी अलग है। ठीक है, तो कितना कॉम्प्लेक्स है कितना सिंपल है उसके बेसिस पे विटेकर ने सबसे पहला क्राइटेरिया लगाया कि मैं इनकी टीम कैसे बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें दो है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक जो है ना, इसमें नो न्यूक्लियस, ऐसे याद रखना है। आपने 7th में पढ़ा था, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोटिक टाइप होता है ना, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती ही नहीं, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती। ठीक है, ऐसे याद रख लो, ये एकदम प्रोफेशनल है, इसको न्यूक्लियस चाहिए नहीं है, बोलता है निकल ले भाई मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सिंपल है बिकॉज इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इसमें न्यूक्लियस है। सेकंड पे आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अभी सेल स्ट्रक्चर पे आ गए, अभी सेल किसके अंदर है, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके पास एक सेल है यूनिसेल्यूलर, के उसके पास बहुत सारे सेल्स हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेल्यूलर, हमारे पास लाखों करोड़ों सेल्स हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना कौन बनाता है। प्लांट्स में ऑटोट्रोफिक और फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये खुद खाना बनाते हैं। प्लांट्स कैसे बनाते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए फोटोसिंथेटिक नाम दिया हुआ है। बट ऑटोट्रोफिक का मतलब खुद खाना बनाते हैं। आपको पता है ना, क्लोरोफिल होता है उसमें, और सनलाइट यूज करके वो बनाते हैं अपना खुद का खाना। नेक्स्ट है फंगाई। मैं बचपन में इसको फंगी बोलता था क्योंकि मुझे स्कूल में फंगी सिखाया था, बट ये होता है फंगाई। ठीक है, इसमें होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब वो सड़ी हुई चीजें जो होती हैं, जो चीजों को डिकम्पोज करके अपना खाना बनाते हैं, उसको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज कर लिया, उसको सड़ा के खा गए। ब्रेड पे भी अगर ब्रेड की एक्सपायरी डेट हो गई है, उसके बाद जो उस पर मोल्ड डेवलप होता है उसको मोल्ड बोलते हैं जनरली, MOLD। ठीक है, और वो मोल्ड जो होता है वो फंगाई ही होता है। ओके, तीसरा है एनिमल्स। एनिमल्स मतलब हम भी आ गए उसमें। हाँ, आप एक एनिमल है, एनिमल मूवी वाला एनिमल नहीं, वो तो रणबीर कपूर है। बट ये एनिमल्स कैसे हैं, ये हेट्रोट्रोफिक है, ये सब टाइप का खाते हैं, अलग अलग इनका मेथड्स होता है। एंड इंजेस्टिव, हम खाना मुंह में इंजेस्ट करते हैं, राइट, कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं करते। ऐसा नहीं कि हमारे स्किन पे खाना पड़ा और हमने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, हम उसको मुंह में ऐसे डाल के खाना खाते हैं, उसको इंजेस्ट करना बोलते हैं। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं कि मम्मी या पापा खाना बनाते हैं किचन में तो वो ऑटोट्रोफिक हो गए। वो खाना बनाना ऑटोट्रोफिक नहीं हुआ, वो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सनलाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल यूज करके अंदर ही अंदर आपका खाना बनाया।
आपने बाहर से प्लांट मैटर लिया या एनिमल मैटर लिया फिर खाना बनाया ना। अगर वेजिटेरियन खाना बना रहे हैं तो आपने वेजिटेबल्स यूज किए खाना बनाने के लिए, तो आप ऑटोट्रोफिक नहीं है। जस्ट बिकॉज आपकी मम्मी और पापा किचन में खाना बना रहे हैं सपोज, तो वो ऑटोट्रोफिक नहीं हुए, वो हेट्रोट्रोफिक ही हुए। ठीक है। फोर्थ है लाइफस्टाइल, कि इनकी लाइफस्टाइल कैसे, इनका रहन सहन कैसा है। जैसे प्लांट्स को अगर बोले तो वो प्रोड्यूसर्स है, वो खाना बनाते हैं। एनिमल्स को देखें तो वो कंज्यूमर है, वो खुद बनाते नहीं है। अभी मैंने आपको बताया मम्मी पापा किचन में खाना बना रहे हैं, वो प्रोड्यूसर नहीं हुआ। प्रोड्यूसर मतलब फंडामेंटल लेवल पे प्रोड्यूस किया। जो एनिमल जो कंज्यूमर क्यों है, बिकॉज ये प्लांट्स ने बनाया हुआ खाना खाते हैं या दूसरे एनिमल्स ने बनाया हुआ खाना खाते हैं, है ना। इसलिए मैंने आपको हेटरोट्रोफिक बोला। ह्यूमन बीइंग हेटरोट्रोफिक क्यों है, बिकॉज या तो वो प्लांट्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या फिर वो एनिमल्स खाते हैं, मीट खाएंगे या चिकन खाएंगे, वॉट एवर यू गाइज ईट। ठीक है। तो एनिमल्स क्या होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। तीसरा है फंगाई, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे फंगाई में मैंने आपको बताया था, ब्रेड जब सड़ जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उसको डिकम्पोज कौन करता है, फंगाई। वो डिकम्पोज करके जो उसमें से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो खा जाते हैं और खुश रहते हैं। अगर वो ब्रेड आपने खा लिया तो आप तो बीमार हो जाएंगे। फिफ्थ वाला दिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब ये एक्चुअली एवोल्यूशन कंसिडर करा है। 2-3 अलग अलग जो हमने स्टडी किए हैं अब तक ऑर्गेनिजम्स या टाइप्स, उनके बीच में एवोल्यूशन स्टडी, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। जैसे प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कैसे फ्लो हुआ, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म यहां से यहां पहुंचा, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर कैसे बना। ठीक है। एवोल्यूशन में पहले यहां से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आए ना, तो वो भी स्टडी करके उसने क्राइटेरिया बनाया। तो उसने 5 चीजें दी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल कैसी है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। अब जो यहाँ पे ब्रांच वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये हम पीछे इसको स्टडी करेंगे कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फिर मैं इस पे आऊंगा वापस और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले किंगडम 1 दिया है मोनेरा। मोनेरा किस में आता है, यहाँ पे देख लो। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको उसने 2 चीजों में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब नो न्यूक्लियस। याद है मैंने बोला था प्रोफेशनल है, उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है ना, तो बोलता है मुझे न्यूक्लियस चाहिए नहीं क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं, एकदम चैंपियन। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। यूनिसेल्युलर मतलब यूनि मतलब 1 और सेल्युलर मतलब सेल, मतलब 1 सेल, इसमें एक ही सेल होता है। आपका जो बैटरी वाला सेल है वो नहीं। ठीक है। आपकी बॉडी में जो सेल है वो सेल्स की बात कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है किंगडम में, मोनेरा। ये मोनेरा हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब इन्होंने एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड, दही और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। अब ये जो एक्टिविटी दी है आप कर नहीं पाएंगे जब तक कि आप साइंस लैब में ना हो। आपके टीचर्स आपको स्कूल में करवा सकते हैं, या फिर आप बहुत लकी हैं और आपके घर पे आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो आप ये कर सकते हैं। जनरली 99% लोगों के घर पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था, मेरे तो स्कूल में भी नहीं था, बट होपफुली आजकल के स्कूल्स में आपको मिल जाता होगा। तो एक क्लीन ग्लास स्लाइड, ये ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो उसके ऊपर आपने कर्ड या बटर मिल्क का एक ड्रॉप ले लिया, उसको डाइल्यूट किया थोड़ा पानी से, केयरफुली उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखी। ये माइक्रोस्कोप के साथ ही आपको सब कुछ मिलता है। ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। वॉट डिड यू सी, अभी आप तो इमेजिन कर लो, जैसे बहुत सारी चीजें लाइफ में इमेजिन करते हो, विराट कोहली के साथ लंच कर रहे हो वैसे ही ये भी इमेजिन कर लो। मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स, छोटे से एकदम छोटे रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। इसको बहुत लोग लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैक्टीरिया को बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब उसको गलत तरीके से बुलाते हो। ठीक है। कैसे भी बुलाओ, स्पेलिंग राइट लिखना है, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अलगे नहीं होता, एल्गी होता है, आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। ये मोनेरा किंगडम के रहवासी है, वहां पे रहते हैं कौन, सारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। समझ में आया मोनेरा के वासी कौन है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में आते हैं। कौन से क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा आपको डिटेल में, एक एक क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा, तब आपको बता दूंगा कि किसका डायग्राम करने जैसा है, किसका नहीं करने जैसा है। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मोनेरा के जो लोग होते हैं, कौन होते हैं मोनेरा के लोग, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
ये सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर हैं, इनमें एक ही सेल होता है। दे मे बी ऑटोट्रोफिक, मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रोफिक, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब ये आपके जैसे हैं, ठीक है, ये कुछ भी खा सकते हैं, खाना तो खाते हैं, लोगों का सर भी खा जाते हैं। दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दिखता नहीं है इसलिए देखो लिखा है विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, और सेल ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनेलिस बोलोगे तो भी चलेगा बिकॉज स्पेलिंग राइट आ जाएगा, ऑर्गेनेलिस बोलोगे तो, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनेरा के वासियों की। अगर आपको कोई मिला मोनेरा से तो उसको हाय बोलेंगे और चेक करेंगे कि भाई वो यूनिसेल्यूलर है क्या, या फिर वो खुद का खाना खुद भी बना सकता है, हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है, एंड उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स? जिसमें कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा है किंगडम 2 विच इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। अभी फिर से ये एक्टिविटी बोल रहा है जो एक्टिविटी आप स्कूल में ही कर सकते हो। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। पहले तो पॉन्ड ढूंढना पड़ेगा, फिर वो पॉन्ड में से वाटर लाना पड़ेगा और एक ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, ठीक है। ये स्लाइड मतलब वो लसर पट्टी होती है वो नहीं है, ये ऐसी स्लाइड मतलब ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा। ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है। यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स, मोटाइल मतलब मूव होने वाले माइक्रोब्स विथ इरेगुलर शेप। इनका कोई शेप नहीं होता, जैसे यहां पे कैसा शेप था, रॉड लाइक, रॉड शेप था, यहां पे इरेगुलर शेप है। दीज आर अमीबी। हाँ, इसको अमीबी ही बोलते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बे सोच रहे होंगे, बे का मतलब तो आपको पता ही होगा, टाइम पास चीजें सब आपको पता होती है, मुझे पता है। दीज आर अमीबी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन याद रखना, लेकिन आपको अमीबे बोलना है तो बोल दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग याद रहना चाहिए बस, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं। इनको देखकर कैसे पहचान सकते हो कि कहाँ का है ये। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मोनेरा में सिंगल सेल था, लेकिन ये कैसे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें न्यूक्लियस दिखता नहीं था। जबकि प्रोटिस्टा कैसा है, प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल है, यूनिसेल्यूलर ही है, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यूकैरियोट से ही है, आया समझ में। दे हैव सूडोपोडिया, हाँ इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, पसूडोपोडिया नहीं, और हेयर लाइक सिलिया और विफ लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। ये सारी चीजें डायग्राम बनाएंगे तब मैं लेबल करके बताऊंगा कि क्या होता है। ये एक्चुअली इनके पैर जैसी चीज है, समझ लो आप लोग कैसे मूव करते हो, आप आपके लिम्स यूज करते हो, हाथ और पैर, वैसे ही ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा वाले, इनको क्या दिया गया है, सूडोपोडिया या फिर बाल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है सिलिया, और विफ लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, मूव करने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स एग्जाम्पल यूग्लिना वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल जैसा ही है, तो ये ऑटोट्रोफ्स खुद का खाना खुद बनाते हैं। और दूसरा क्या है, हेट्रोट्रोफ्स, ये कुछ भी खाते हैं, अमीबा एंड पैरामेशियम। ये दोनों स्पेलिंग अच्छे से कर लेना, बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो प्रोटिस्टा में ये आते हैं। तीसरा है फंगाई, फंगी नहीं फंगाई। फिर से एक्टिविटी लेने बोला, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड, मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा डैम्प वेट हो, और भाकरी, एंड कीप इट इन अ कंटेनर विथ लिड फॉर 2-3 डेज। थोड़ा सा उसमें उसको गीला करके एक कंटेनर में रख दो, लिड पे रख, लिड बंद कर दो उसको, और 2-3 दिन तक रखो, क्या हो जाएगा, आफ्टर 2-3 डेज अ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। आपको क्लियरली दिखेगा, काफी टाइम ऐसा होता है कि आप ब्रेड कहीं पे कोने में रख के भूल जाते हो, ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कंटेनर लिड भी नहीं लगाना पड़ता, और उसके ऊपर फंगाई डेवलप हो जाता है, ठीक है। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स, उसमें से थोड़े थ्रेड्स लेने हैं, और फ्रॉम दिस कल्चर, मतलब ये जो डेवलप हुआ है उसको कल्चर बोलते हैं, एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने बोला, जो आपके पास शायद नहीं होगा, बट फंगाई ऐसे दिखते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, ओके, बट ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही आपको दिखेगा। जब आप ऐसे ही देखोगे ना ब्रेड पे फंगाई, तो व्हाइट कलर की या अलग कलर की एक लेयर दिखेगी, तब समझ में आ जाता है। मम्मी या पापा को दिखाना, उनको पता होता है फंगस क्या होता है, ठीक है, वो आपको बता देंगे। तो ये होता है फंगाई। अब यहाँ पे जो नीचे दिया ना इंस्टीट्यूशनल वर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वीरोलॉजी मत बोलना, वायरोलॉजी, पुणे इज इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन वायरसेस। जब कोरोना वायरस आया था ना, तब सारे कल्चर्स पहले
NIV पुणे भेजे जा रहे थे चेक करने के लिए, बिकॉज इनके पास वैसे लोग हैं, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, जिससे ये वायरसेस पकड़ पा रहे थे, देख पा रहे थे कि कौन से टाइप का वायरस है। तो अगर लाइफ में आगे जाके आपको ये फील्ड में काम करना है तो हो सकता है आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर सकते हैं। वायरोलॉजी, वायरस, ठीक है, वायरस से आया वर्ड, ऑन वायरसेस। दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन फाउंडेड इन 1952 अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये ICMR जो है, इसके अंडर पूरा रिसर्च किया जाता है इंडिया में, और ये उसमें से एक इंस्टीट्यूट है। आपने अगर कोरोना के टाइम न्यूज़ देखा होगा तो NIV पुणे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बिकॉज दिस वॉज ओनली वन ऑफ द फ्यू लैब्स जिसके पास कैपेबिलिटी थी कोरोना वायरस टेस्ट करने की। ठीक है, तो ये हमारे 3 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, फंगाई के। दीज आर नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन मतलब ग्रीन कलर के नहीं है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब इसमें न्यूक्लियस है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी खा सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करके चीजों को सड़ा के खाते हैं, सड़ी हुई चीजें खाते हैं। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। आप घर में जो चाय में शुगर डालते हैं वो वाली शुगर नहीं है भाई ये। ऐसे मत सोचना अरे आज शुगर कम है चलो फंगाई उठा के डाल देते हैं, फटके पड़ेंगे, बीमार हो जाओगे। एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन, चिटिन मत बोलना है इसको, ठीक है, काइटिन या काइटिन बोलते हैं, बट अगर आपको इसका स्पेलिंग याद करना है तो चिटिन भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है काइटिन। Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. इसमें ये बहुत ही क्लियर है, ज्यादातर फंगाई जो आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो वो थ्रेड लाइक ही होती है। ठीक है, थ्रेड मतलब रस्सी। एग्जाम्पल्स, बेकर्स ईस्ट, ईस्ट होता है यीस्ट या येस्ट नहीं, बेकर्स ईस्ट। एस्परजिलस, जो कॉर्न पे फंगस होता है उसको एस्परजिलस बोलते हैं। पेनिसिलियम और मशरूम्स, मशरूम्स तो आपने देखा ही होगा, अलग अलग टाइप के मशरूम्स होते हैं। कुछ मशरूम्स आप खा सकते हैं, कुछ मशरूम्स बहुत डेंजरस होते हैं, कुछ मशरूम्स नशे के जैसे यूज होते हैं, ड्रग्स के जैसे। ठीक है, आप जो डोमिनोज के पिज्जा पे मशरूम खाते हो वो खाने वाले मशरूम है। ओके, दो मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द विटेकर्स। मैंने बताया था ना विटेकर का काफी पुराना है, उसके बाद काफी और नए नए सिस्टम्स आए क्लासिफिकेशन के, टीम बनाने के अलग अलग तरीके आए, बट इसके जो 5 किंगडम सिस्टम है अभी भी वाइडली एक्सेप्टेड है, आज भी लोग यूज करते हैं, इसलिए आप आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पे यूज योर ब्रेन पावर में दिया हुआ है, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आपको विटेकर्स क्लासिफिकेशन भी इतना डिटेल में नहीं दिया गया। इसके मेरिट्स मतलब इसकी खूबियां, डीमेरिट्स मतलब इसमें खामियां क्या है, शॉर्ट फॉल्स उसके क्या हैं, या उसमें गलतियां क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मेरिट इसका ये है कि इसने काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक सिस्टम बनाया जिसमें आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो फंगाई, फंगाई को एक अलग सेपरेट किंगडम कंसिडर करना और उसको स्टडी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो विटेकर के क्लासिफिकेशन ने ही किया था। डीमेरिट में आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा सिंपल है ये, इतना ज्यादा सिंपल कि कुछ चीजें इसमें आप स्टडी ही नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस ये काफी पुराना सिस्टम है, उसके बाद बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हम बढ़े हैं उसके बाद, जो विटेकर के टाइम पे था ही नहीं, तो विटेकर की गलती नहीं है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई, जो नई चीजें हमको पता चली, वो इसके क्लासिफिकेशन में बैठती नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर आप किसी को बताना है तो बता दो ये, बट आपके लेवल पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बिकॉज विटेकर्स क्लासिफिकेशन के बारे में आपने इतना पढ़ा ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पे। माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो हमको नॉर्मल आंख से नहीं दिखते, हमको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है उनको, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको माइक्रोब्स बोलते हैं। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लार्जेस्ट इन नंबर। आपको पता है ना, आप एक मड का या रेती का एक दाना भी लेते हो, उसके ऊपर हजारों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं दिखता आपको, इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो आपने बहुत सुना होगा, आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत होते हैं। सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। इंसानों के जैसा ही है, सारे इंसान खराब नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं।
यूकैरियोट्स क्या होते हैं? उसमें प्रोटिस्टा आता है, फंगाई आता है, एल्गी आता है। ये हमने ऑलरेडी तीनों नाम देखे हुए हैं, देख के सुन के टेंशन मत लेना। अब इनके साइज के हिसाब से भी इनको स्टडी किया जाता है, बट इनको आप नॉर्मल स्केल पे जो आपके सेंटीमीटर मीटर होते हैं उससे मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो बहुत छोटे होते हैं। आप स्केल रख के कैसे मेजर करोगे? आपको दिखेगा ही नहीं। तो 1 मीटर इज 10⁶ माइक्रोमीटर। ये जो सिंबल है ना माइक्रो, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। और उससे भी छोटा साइज है, 1 मीटर इज 10⁹ नैनोमीटर। एनएम मतलब नैनोमीटर, उससे भी छोटा। आप समझो 1 मीटर के अंदर 10⁶ इतना माइक्रोमीटर आएगा, इतना सारा। तो आप स्केल बनाओगे 1 मीटर, 1 मीटर मतलब कितना होगा? 100 सेंटीमीटर ना। 100 सेंटीमीटर स्केल पे इतने डिविजन्स बनाओगे तो दिखेगा भी नहीं आपको। इसलिए वो डिविजन से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेजर कर सकते हो। ठीक है, बहुत छोटे मेजर्स हैं, उनके लिए स्पेशल है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया सबसे पहले इनका साइज होता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। इतने छोटे होते हैं ये, तो उनको मैग्नीफाई करके आपको दिखाया गया है। यूनिसेल्यूलर होते हैं, पता है क्यों? बिकॉज प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर होते हैं ना, हमने देखा था। आगे के पेज पे देख लो, यहां पे देख लो, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्यूलर। ठीक है, तो प्रोकैरियोट है तो हमको पता है कि बैक्टीरिया अगर प्रोकैरियोट है तो वो यूनिसेल्यूलर ही होगा, एक ही सेल होगा उसमें। इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप खुद से भी जी सकते हैं, एंड पैरासिटिक मतलब क्या? किसी और लिविंग बीइंग के ऊपर उसका जो न्यूट्रिशन है वो ले करके जीते हैं, खुद से नहीं। पैरासाइट हमेशा दूसरों के ऊपर। आपको जो मोस्टली बीमारियां होती है ना, वो पैरासाइट के थ्रू ही होती है। कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी पार्ट पे कहीं पे अंदर ऑर्गन पे रिसाइड करके वहां से खाना खा के, मतलब आपका बॉडी पार्ट यूज कर रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए। पैरासाइट वो खुद अकेला जी ही नहीं सकता, वो किसी और के ऊपर ही जी सकता है। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। ह्यूमन बींग्स भी सोसाइटी कॉलोनी बनाते हैं, वैसे ये लोग भी कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब उसका कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होगा, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। तो क्या है? देखो, प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल, उसकी सेल की दीवार है, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरिया के 2 टुकड़े हो जाते हैं, फिर जो नया बना उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, फिर जो नया बना उसके भी 2, ऐसे 2 करके हजारों करोड़ों बन जाएंगे। ठीक है, उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। फिजन मतलब टुकड़ा होना। ठीक है, बाइनरी मतलब 2, तो एक का 2 टुकड़ा हो जाता है। वैसे इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली, मतलब बहुत ही फास्ट बढ़ते हैं, एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। मैंने आपको बोला कि एक सॉइल के दाने पे हजारों करोड़ों बैक्टीरिया अगर सही कंडीशन पे रखा ना, तो ये हजारों करोड़ों के टुकड़े टुकड़े होके, बाइनरी फिजन होके 20 मिनट में डबल हो जाएंगे। मतलब अगर पहले 5 लाख थे तो डबल होके 10 लाख हो जाएंगे। कितने मिनट में? 20 मिनट में। समझ में आ रहा है कितना फास्ट एक्सपैंड होता है? इसलिए जब आपका खाना बिगड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, फिर वो बहुत ही फटाफट बिगड़ना शुरू हो जाता है एक्सपायर होने के बाद। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया इतनी फास्ट ग्रो करते हैं, उनको खाना मिल रहा है ना उसमें। आया समझ में? यहां पे कुछ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरुलम। ठीक है, ये सब आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आंसर्स में होगा हम वो देख लेंगे। बट समझ में आया बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है? एक टेबल बना लेंगे ताकि उसमें साइज भी आपको दिख जाए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रोटोजोआ साइज क्या है? अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर। ये दिख रहा है, इससे बड़ा है, बैक्टीरिया से काफी बड़ा है, 20 गुना बड़ा। मतलब ये बैक्टीरिया से काफी ज्यादा बड़ा है। 20 गुना मतलब सोचो आपकी हाइट है, उससे 20 टाइम्स, आपके जैसे 20 लोग खड़े हो जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया से कंपेयर करेंगे तो काफी बड़ा है। प्रोटोजोअन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, मतलब हर जगह मिलते हैं ऑलमोस्ट। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक। दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी मिलते हैं ये, मतलब हर जगह प्रेजेंट है ऑलमोस्ट। और पैथोजेनिक का मतलब क्या है? सम आर पैथोजेनिक, मतलब ये अगर किसी बॉडी में प्रेजेंट हो तो वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, कुछ इलनेस हो सकती है उससे। ठीक है, दीज आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल, मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है। ओके, लेकिन ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल वाले होते हैं।
देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। सेल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, क्या यूज करते हैं चलने फिरने के लिए, लोकोमोशन, और कैसे खाना खाते हैं, कैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। प्रोटोजोअन्स मतलब एक ही टाइप के लोग नहीं है, ये एक ही टाइप के लोगों में अलग अलग सेल स्ट्रक्चर हो सकता है, लोकोमोशन की अलग चीजें यूज कर सकते हैं, अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकते हैं। These organisms reproduced by simple cell division। आपके लेवल पे आप सेल डिवीजन और बाइनरी फिजन को सेम समझ सकते हैं, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड में आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सेल डिवीजन मतलब एक सेल होता है, उसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, दोनों फंक्शन करते हैं। मतलब समझो आप हैं, आपके दो अलग अलग वेरिएशंस आ गए, ठीक है, और दोनों एग्जैक्टली सेम है और दोनों फंक्शन कर रहे हैं, वैसा टाइप का है, ठीक है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, दे लिव इन डर्टी वाटर। नेक्स्ट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमीबायसिस, ये एक डिजीज है जो इससे होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इससे मलेरिया होता है, ठीक है। मच्छर आपको काटता है, उसमें जब वो काटता है उसके अंदर ये वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे आपको मलेरिया होता है। यूग्लिना, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे देखो पैरामीशियम का डायग्राम दिया हुआ है बाजू में, कैसे दिखते हैं वो। ये जो उसके बाहर दिख रहे हैं ना, ये वो यहां से वहां आगे बढ़ने के लिए यूज करता है, ठीक है। एंटमीबा का देखो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा लगता है कलर का कोई धब्बा ऐसे लगा दिया हुआ है ना। प्लाज्मोडियम देखो कैसा दिखता है, मलेरिया इससे होता है, ठीक है। हम आते हैं थर्ड पे, फंगाई। इसकी साइज क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ये कहां मिलते हैं फंगाई? दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कुछ चीजें जो सड़ रही हैं उसके ऊपर, एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। सम आर यूनिसेल्युलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आईज, कुछ तो काफी बड़े होते हैं जो हमको दिखते हैं नॉर्मल आंखों से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना पड़ता। सैप्रोट्रोफिक एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑटोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक था ना, सैप्रोट्रोफिक क्या करता है, डिकम्पोज हुआ खाना, डिके हुई चीजों से, सड़े हुए चीजों से अपना खाना बनाता है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। सेल डिवीजन मतलब मैंने आपको बताया था कि एक सेल के दो टुकड़े हो जाते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं और दोनों अपने आप जी सकते हैं, उसको सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। और बडिंग का मतलब क्या होता है, बडिंग मतलब ऐसा इमेजिन कर लो एक झाड़, ठीक है, और वो झाड़ पे एक ब्रांच ऐसे उग रही है, धीरे धीरे वो ब्रांच बड़ी होती जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, ये झाड़ के साथ नहीं होता, फंगाई की बात कर रहा हूँ। फंगाई में क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये अपने आप अलग हो जाएगा, ये बड़ा वाला ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ये जो छोटा वाला है वो भी अपने आप से अलग एग्जिस्ट करेगा। तो ये बर्ड जैसे डेवलप हुआ। बर्ड प्लांट्स में होता है, अपने फ्लावर्स के जो फ्लावर बनता है वो बर्ड से बनता है ना, उसको फ्लावर बर्ड बोलते हैं। तो वैसे ये बर्ड अलग होके अलग से जीने लगता है, तो नया बन गया ना, एक कुछ रिप्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये लोग सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों यूज करते हैं, सेल डिवीजन और बाय बडिंग। एग्जाम्पल क्या है, बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम। हमने मशरूम पहले भी देखा था, बेकर्स ईस्ट भी पहले भी देखा हुआ है। चौथा है, बोलो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कमेंट्स में लिख के बताओ कैसे लिखेंगे, एल्गी, ठीक है। एल्गी ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, अलगे, अलजी ऐसा सब नहीं है, ओके। तो इसकी साइज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। दे आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले लोग, एक्वेटिक। यूकैरियोटिक मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही सेल। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, खुद का खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट यूज करते हैं। इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। लाइट एंड क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जैसे नॉर्मल ट्रीज खाना बनाते हैं, वैसे एल्गी अपना खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एल्गी आर यूनिसेल्युलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर एंड आर विजिबल विथ नेकेड आईज, आप देख सकते हैं आंखों से, ओके। फिफ्थ है वायरसेस, सबसे ज्यादा डेंजरस। कोरोना वायरस के बाद तो सबको वायरस के बारे में आजकल पता ही होता है। इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली देख लो जरा, 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये सारे माइक्रोमीटर में थे, ये नैनोमीटर है, 1000 गुना कम साइज में, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और they are said to be organisms at the edge of living and non-living, भूत जैसा है ये तो,
ठीक है, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसिडर किया जाता, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है ये, लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, एक अलग स्टडी है, इसमें आप ग्रेजुएट कर सकते हैं। आप 10th के बाद जब 12th साइंस लेंगे उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में आप ग्रेजुएट कर सकते हैं, आपकी पूरी स्टडी माइक्रोबायो पे हो सकती है, ठीक है, अगर आपको ये फील्ड में जाना है तो। ऐसे मत सोचो कि डॉक्टर्स पढ़ते हैं खाली, ये नहीं, ये स्टडी सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है जो माइक्रोबायोलॉजी में होती है, ठीक है। फर्स्ट, वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, मिनट नहीं है ये, हाँ आवर्स मिनट्स सेकेंड्स वाला नहीं, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा। दे आर 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी महंगा होता है ये। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, दिख रहा है पार्टिकल्स बोल रहे हैं। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए क्या होता है, आपको अब तक पढ़ाई में आया है कि नहीं डीएनए, हमारे में भी होता है डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपके लेवल पे अभी सिर्फ नाम देख लो डीएनए आरएनए, 9th स्टैंडर्ड में बहुत ही डिटेल में आपको डीएनए पढ़ना है, पूरा स्ट्रक्चर आएगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, डीएनए के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी देखने पड़ेंगे, ओके। अभी खाली नाम देख लो कि वायरस कैसे होते हैं, लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए में होते हैं, ओके, एंड दे आर कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। याद रखना, वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए एंड दे आर कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट, जैसे पेंट लगाओ ना वैसे इनके ऊपर प्रोटीन का कोट लगा होता है। वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स, अपने आप जी ही नहीं सकते, इसलिए इसको वायरस बोलते हैं। ये चूस के खाते हैं दूसरों का, ये अपने आप रह नहीं सकते, इनको किसी और लिविंग बीइंग पे रह के उनका खाना लेना है, ठीक है, उनको बीमार कर देते हैं। वायरस वही होता है ना, आपको जनरली वायरसेस क्या करते हैं, हमको बीमार कर देते हैं, तो ये वही करते हैं, ये खुद से जी नहीं सकते, ये किसी और पे रहते हैं, और ये इतना जल्दी एक्सपैंड करते हैं ना कि आप एक बार ये अंदर आ जाता है तो फैलना शुरू हो जाता है। प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद हेल्प ऑफ होस्ट सेल, होस्ट मतलब जिसके घर में रहते हो उसको होस्ट बोलते हैं ना, तो वायरस किसी के घर में रहता है, सेल में रहता है, एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका, फिर अपनी जेरोक्स कॉपी बनाते जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, जहां पे खाया उसी को मार दिया, एंड बिकम फ्री, और फ्री हो जाते हैं, और जैसे ही फ्री होते हैं वो क्या करते हैं, नए सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब जो पुराना सेल था उसके ऊपर एक वायरस आया, खाया, थोड़ा बड़ा हुआ, 2-3 और कॉपीज बनाई, फिर इसको मार दिया, इसको मारा तो ये 4-5 फ्री थे, ये दूसरा सेल इधर था, उसके ऊपर जम मार के उस पर चले गए। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। वायरसेस कॉज मेनी डिजीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो हमको पता ही है, हमको कोरोना वायरस पता है, वैसे यहां पे देख लो एक और दिया है, टोमेटो विल्ट वायरस, ठीक है। वायरसेस की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोरोना वायरस जैसे और ज्यादा काफी वायरसेस आगे जाके हमको परेशान कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत स्टडी हो रही है, और आप फ्यूचर में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है। बहुत ज्यादा लोग ये फील्ड में जाते नहीं है, अपने यहाँ पे तो ऐसा है, या आप कॉमर्स लोगे तो सीए बन जाओ, आर्ट्स ले रहे हो तो आर्टिस्ट बन जाओ, या फिर आप प्रोफेसर बन जाओ, साइंस लोगे तो या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, बट ये सारी फील्ड्स में कोई जाता नहीं, और ये फील्ड्स काफी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी काफी अच्छी फील्ड है, आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, अब इसमें दिया है डू यू नो। डू यू नो में अलग अलग टाइप के वायरसेस दिए हैं। ह्यूमन में कौन सा वायरस है जो अभी तक हमको पता है, पोलियो वायरस। पोलियो आपको पता है, इसका वैक्सीन आपने भी लिया होगा बचपन में, और अभी बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट एक भी पोलियो का केस नहीं आता है, बिकॉज सबको पोलियो की वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सर्दी जैसा ही वायरस है, कॉमन कोल्ड और कॉफ और फीवर और ये सब होता है, बट थोड़ा ज्यादा हाई लेवल पे होता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। HIV एड्स, ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, एड्स हो गया उसके बाद उसका कोई क्योर नहीं है, और अभी भी उसका कोई क्योर ढूंढने में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। कैटल मतलब काओ, बफेलो, ये सब में कौन सा वायरस आता है, पिकोरना वायरस करके है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक और डिजीज बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, आप सर्च करके देख सकते हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात में ये वायरस ने काउस को बहुत इफेक्ट किया था। तीसरा है प्लांट्स, टोमेटो विल्ट वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, ये सारे प्लांट्स में होते हैं। नाम पे मत जाना, टोमेटो मतलब सिर्फ टोमेटो में नहीं होता, टोमेटो में भी होता है, बाकी सारे प्लांट्स में भी ये वायरस आता है। वैसे ही टोबैको मोजेक वायरस टोबैको, टमेटोज, पोटैटोज, ये सब में भी देखा गया। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, ठीक है,
वो अच्छे बैक्टीरिया को कौन अटैक करता है? वायरसेस अटैक करते हैं, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, फाज मत बोलना, बैक्टीरियोफेज। वायरसेस अटैक बैक्टीरिया। ओके, ये इंटरनेट माय फ्रेंड में क्या दिया हुआ है? कलेक्ट पिक्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, प्रिपेयर अ चार्ट। चार्ट नहीं प्रिपेयर करोगे तो चलेगा, स्कूल में बोला है तो ठीक है, बट खुद से एक बार अलग अलग जो नाम हमने सीखे हैं वो सर्च करो, उनका डायग्राम कैसा दिखता है वो देखो, ताकि आपके दिमाग में और ज्यादा क्लैरिटी हो। ओके, तो यहां पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। काफी सिंपल था ये चैप्टर। अब ये चैप्टर के जो एक्सरसाइजेज है, ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड ऐसे ही पूरा 8th स्टैंडर्ड का साइंस खत्म होगा ये चैनल पे। मैथ्स तो ऑलरेडी पूरा खत्म कर दिया है, एक एक प्रैक्टिस सेट, पूरा एक एक क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और नए नए वीडियोस अपलोड करने में। ठीक है, तो जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हर कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि ये वीडियो देखकर किसी को तो फर्क पड़ रहा है, किसी के मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी की टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो मेरे लिए वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।